स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आउटसाइड विथ अस पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पॉलिटी का डे 3 करने वाले हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ जानते हैं। अगर हम राष्ट्रपति के पद की बात करें कि राष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 52 में वर्णित है। अनुच्छेद 53 में बोला गया है कि संविधान का संवैधानिक प्रमुख या देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, तो यह राष्ट्रपति होंगे। पर अगर सवाल में आपसे पूछा जाए कि वास्तविक प्रमुख कौन होंगे, तो वास्तविक प्रमुख भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 यह दोनों राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। वहीं बात करें अनुच्छेद 54 का, तो यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन है, तो याद रख लेना, सबसे पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, साथ ही साथ विधानसभा, और इनके केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। यहाँ पर मनोनीत सदस्य का कोई प्रावधान नहीं है। बात करें लोकसभा में, तो लोकसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियन को मनोनयन का प्रावधान था, पर इसे अब हटा दिया गया। पर अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे, तो राज्यसभा में 12 लोगों के मनोनयन का प्रावधान है। अब अगर अनुच्छेद हम 55 की बात करें, तो अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की विधि के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी कि इसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती। जनता के भेजे गए प्रतिनिधि जो लोकसभा में है, राज्यसभा में है, विधानसभा में निर्वाचित सदस्य हैं, वो भाग लेते हैं। और यह किस तरह से होता है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति अनुपातिक प्रणाली पर होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो यह हो गया अनुच्छेद 54 और 55 से कौन सा निर्वाचन रिलेटेड। अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो आपको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है, और आपको 15,000 रुपया जमानत के रूप में RBI के नाम पर जमा करना होता है। और अगर चुनाव का डाले गए कुल वोट का अगर आप 1/6 प्राप्त कर लेते हैं, तो ये 15,000 रुपये आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर ये जब्त हो जाता है। चलिए अगर हम अनुच्छेद 56 की बात करेंगे, तो यह राष्ट्रपति के कार्यकाल से रिलेटेड है, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो राष्ट्रपति का समान कार्य कितना होता है, 5 वर्ष होता है। वह 5 वर्ष से पहले भी वह इस्तीफा देकर हट सकता है। तो अगर हम इस्तीफा की बात करें, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देगा, तो यह अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर अनुच्छेद 57 की बात करें, तो अनुच्छेद 57 किससे रिलेटेड है, तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से, किससे, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से रिलेटेड है। पुनर्निर्वाचन का मतलब है कि एक व्यक्ति एक से अधिक बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे मैं आपको अमेरिका के बारे में बताऊं, तो अमेरिका में एक प्रावधान है कि वहां का एक व्यक्ति केवल मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। पर भारत में 1 से ज़्यादा बार, जितनी बार चाहे, जितनी बार वो चुनाव जीतेगा, उतनी बार वो राष्ट्रपति बनेगा। क्लियर, यह अनुच्छेद 57 में वर्णित है। अगर हम अनुच्छेद 58 की बात करेंगे, तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में बोला गया है कि राष्ट्रपति का योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, कि भारत का आप नागरिक हैं, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद आपका जो मिनिमम आयु है वह 35 वर्ष होना चाहिए। साथ ही साथ आपको लोकसभा, ध्यान में रखेंगे, लोकसभा बनने की योग्यता होनी चाहिए। अभी देखो एक मैं पेपर देख रहा था, उसमें यह था कि लोकसभा का सदस्य हो, लोकसभा का सदस्य नहीं, केवल लोकसभा बनने की क्या हो, योग्यता होनी चाहिए, तब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए ये बात कहानी है अनुच्छेद 58 की। अगर हम अनुच्छेद 59 की बात करें, तो यह सेवा एवं शर्तें क्या बात किया गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते का। तो राष्ट्रपति का जो वेतन है वह 5 लाख रुपया प्रति माह होता है। राष्ट्रपति का वेतन संचित निधि से दिया जाता है, यानी कि इसके लिए संसद में चुनाव नहीं होगा, और अगर राष्ट्रपति के वेतन में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और सेवा शर्तें में क्या है कि राष्ट्रपति
राष्ट्रपति कोई और लाभ का पद ग्रहण नहीं करेंगे, या अनुच्छेद 59 में है। अगर उसके बाद राष्ट्रपति को शपथ लेना होता है जो अनुच्छेद 60 में है, तो अगर अनुच्छेद पूछे कि अनुच्छेद 60 किससे रिलेटेड है, आप क्या कहेंगे कि अनुच्छेद 60 जो है वह राष्ट्रपति के शपथ से रिलेटेड है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो आप याद रखेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अगर सीजेआई नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो सीजीआई के बाद सबसे वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अनुच्छेद 61 में क्या है कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया है, यानी कि राष्ट्रपति संविधान के अनुसार काम नहीं करते हैं तो उनको महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव हम लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। पर वहीं कहानी अगर उपराष्ट्रपति की हो तो उपराष्ट्रपति के केस में आपको स्टार्ट कहां से करना होता है, राज्यसभा से करना होता है। पर राष्ट्रपति के केस में लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए जिस सदन में आपको स्टार्ट करना है उसका 1/4 सदस्य को मत लेकर आना होता है और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जाती है कि हाँ इस डेट को आपके ऊपर महाभियोग का प्रक्रिया लगेगा। तो राष्ट्रपति या तो स्वयं या अपने किसी वकील के माध्यम से वो अपना सफाई पेश कर सकते हैं। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी आप ध्यान में रख लेना कि महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक। देखो अर्ध न्यायिक कहने का मतलब जैसे न्याय करने का काम किसका है, न्याय करने का काम सीजीआई का है, मुख्य न्यायाधीश का है या न्यायाधीश का काम है। पर ये जो प्रोसेस है कि राष्ट्रपति ने सही काम किया या गलत काम किया, ये लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद में चल रहा है, इसलिए हम इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। फिर राष्ट्रपति का महाभियोग कब पारित होगा, जब उस सदन के 2/3 सदस्य यानी 2/3 सदस्य अगर वो समर्थन दे दें तो फिर यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा और दूसरा सदन भी 2/3 समर्थन दे दे तो फिर राष्ट्रपति को अपना पद खाली करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ कि राष्ट्रपति जब अपना पद खाली करेंगे तो बाकी समय के लिए जब तक नए राष्ट्रपति न बन जाए तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे और उस दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में क्या क्या मिलेगा, वेतन भत्ता जो भी सेवा है सुविधा है सब उपराष्ट्रपति को मिलेगा। मान के चले उसमें उपराष्ट्रपति भी ना हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का काम करेंगे। ठीक, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि एक वैसे सीजीआई का नाम बताएं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एम हिदायतुल्ला। याद रखिएगा कि एम हिदायतुल्ला जो थे जो सीजीआई थे पर किसका काम किए, तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम किए। क्लियर, तो हम लोग कहाँ तक कर लिए, अनुच्छेद 61 तक किए और अनुच्छेद 62 भी राष्ट्रपति से ही रिलेटेड है। अनुच्छेद 62 में क्या बोला गया, 1 मिनट, हाँ अनुच्छेद 62 में क्या बोला गया कि अगर राष्ट्रपति का पद किसी तरह खाली होता है तो अगले 6 माह के भीतर में राष्ट्रपति का पद भरना होगा। ये बात आप ध्यान रखना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीना तक ही उपराष्ट्रपति जो है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। क्लियर, चलिए तो यहां पर क्वेश्चन में क्या था कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ है। देखिए अभी हमने बताया कि अनुच्छेद 54 और 55 किससे, राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर, चलिए अगर वहीं बात करें अनुच्छेद 78 के बारे में, तो अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री और उनके साथ रहने वाले लोग यानी मंत्रिपरिषद को अपने कार्य को जानकारी देना होता है राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 78 के तहत। क्लियर, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है। देखिए वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है और यह जो गठन है कितने वर्ष के लिए होता है, तो 5 वर्ष के लिए होता है और गठन कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यह बात भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 53। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के प्रणाली से संबंधित है। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव से 2 अनुच्छेद है, एक अनुच्छेद 54, दूसरा अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 54 बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, अनुच्छेद 55 बताता है कि चुनाव का विधि क्या होगा, प्रणाली क्या होगा, तो यह अनुच्छेद 55 में है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 55।
अनुच्छेद 61 के बारे में बताए कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का जो प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 61 के द्वारा लगेगा। महाभियोग में कौन कौन भाग लेगा, याद रखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। कौन कौन से? सभी सदस्य। देखिए यहाँ पर चुनाव में कौन कौन भाग ले रहे थे, तो चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे, पर महाभियोग के प्रोसेस में लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य भाग ले रहे थे। और अनुच्छेद 51 की बात करेंगे तो देखो अनुच्छेद 51 है वह डीपीएसपी से रिलेटेड है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड है। और यह किस भाग से रिलेटेड है, तो यह भाग 4 से रिलेटेड है। और भाग 4 का संबंध अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अगर हम बात 36 की करेंगे तो अनुच्छेद 36 में बताया गया है कि राज्य शब्द की परिभाषा क्या है, और अनुच्छेद 37 में क्या बताया गया कि ये जो डीपीएसपी है, यह डीपीएसपी है वो गैर परिवर्तनीय है, यानी कि आप इसे कोर्ट में जाकर आप उसे लागू नहीं करा सकते। बात करें अनुच्छेद 51 का, तो अनुच्छेद 51 में बोला गया कि राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी किसी दूसरे देश के साथ शांति बनाए रखेंगे। अनुच्छेद 50 में बोला गया कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता की बात किया गया। न्यायपालिका को कार्यपालिका यानी विधायक कार्यपालिका हो या विधायिका, न्यायपालिका को विधायिका से अलग किया गया है। अनुच्छेद 49 की बात करेंगे तो आपको राष्ट्रीय स्मारक के सुरक्षा की बात किया गया है। अनुच्छेद 48 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 48 में जैसे दुधारू पशु जैसे गौवंश वाले हो गए तो गौहत्या आदि पर रोक की बात करता है। वहीं 48A जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, इसके तहत वनों की कटाई पर रोक लगाया गया है। अनुच्छेद 47 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 47 के तहत आपका स्वास्थ्य स्तर यानी कि शराबबंदी पर रोक लगाया गया है। और अनुच्छेद 46 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 46 के तहत SC/ST को विशेष प्रावधान की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 45 की बात करें तो देखो अनुच्छेद 45 में कुछ संशोधन हुआ है। पहले इसमें क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो प्राथमिक शिक्षा है ये निःशुल्क होना चाहिए। अब इसे एक मौलिक अधिकार बना दिया गया और इसे 21A में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे रख दिया गया। पर अब इसमें क्या है कि 6 वर्ष से जो कम बच्चा है उसका प्राथमिक शिक्षा या उसका जो बेसिक ज़रूरत है जैसे उसे दूध, खाना, ये सब का ज़रूरत ये अनुच्छेद 45 को रिलेटेड है। याद रख लेंगे अनुच्छेद 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 44 किससे रिलेटेड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। तो इतना आपको डीपीएसपी के बारे में जानना चाहिए। वहीं देखिए और बाकी ऑप्शन की बात कर लें तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चुनाव प्रणाली अनुच्छेद 55 हो जाएगा और अनुच्छेद 61 महाभियोग हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्या है इसमें कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सदन की बैठक करने की गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। देखिए सबसे पहले आप गणपूर्ति के बारे में जान लें, गणपूर्ति होता क्या है। तो संसद में जैसे बैठक स्टार्ट होने से पहले, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, बैठक स्टार्ट होने से पहले सभी सदस्यों का क्या किया जाएगा, गिनती किया जाएगा। अब मान के चलो कि लोकसभा में टोटल 100 सदस्य है। टोटल कितना सदस्य है, 100। अगर 100 में कम से कम 100 का 1/10, 100 का 1/10 कितना हो जाएगा, 10। यानी 10 लोग आया होगा तो आज का कार्यवाही स्टार्ट होगा, यानी आज काम होगा। अगर 9 लोग आया तो आज छुट्टी। तो कम से कम 1/10 सदस्य आना चाहिए। इसी को हम लोग गणपूर्ति बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, कोरम बोलते हैं। और यह अनुच्छेद 100 में वर्णित है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंगे क्वेश्चन नंबर 55। क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। देखिए किस अनुच्छेद के तहत की जाती है न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये ध्यान में रखना, सर्वोच्च न्यायालय के। देखो अगर ये उच्च न्यायालय होता तो उच्च न्यायालय में 217 होता है। पर अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय का भी कहानी किसमें है, 124 के 2 में है। याद रख लेंगे। देखो 124 में बोला गया है कि भारत में एक क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में क्या होंगे, तो एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। यह अनुच्छेद 124 में बताया गया। वहीं बात करें अनुच्छेद 125 की, ये देखो ये सब इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आपको ध्यान में रखना है। इसमें बताया गया है कि जो न्यायाधीश हैं तो न्यायाधीश का वेतन क्या रहेगा, यह अनुच्छेद 125 में बताया गया। वहीं 126 भी इंपॉर्टेंट है, 131 तक याद रख लेना कम से कम। 126 में कार्यवाहक न्यायाधीश के बारे में बताया गया। वहीं 127 में तदर्थ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडहोक,
क्या बोलते हैं, एडहॉक बेसिस पर किसी को न्यायाधीश बनाया जाता है, यह अनुच्छेद 127 में है। और 128 में है जो रिटायर हो चुके हैं, यानी कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं न्यायाधीश, उनको फिर से काम देना, मतलब फिर से अगर ज़्यादा काम हो जाता है तो उनको बुलाया जाता है, यह अनुच्छेद 128 में हो गया। अब अगर 129 है, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहने का मतलब जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले पर कोई फैसला किया तो यह रिकॉर्ड के रूप में सुप्रीम कोर्ट से छोटे वाले न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय या फिर जिला न्यायालय इसे रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं, तो यह है अनुच्छेद 129 में। और 130 में बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिल्ली में होगा या फिर राष्ट्रपति चाहे तो दिल्ली के बाहर भी होगा। आपको कमेंट में बताना है कि कब या किस जगह पर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का बैठक दिल्ली से बाहर हुआ, ये आपको कमेंट में बताना है। और ये एक स्टार क्वेश्चन है, आप नोट कर लेंगे। और हाँ, 131 तक आपको याद रखना है, 131 इंपॉर्टेंट है। 131 में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के बारे में बात किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार क्या है। क्या आप एक कमेंट में ये भी बताना कि क्या अनुच्छेद 32 के तहत जो रीट जारी करने का अधिकार है, क्या सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं आता है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 124। अगर हम डी के ऑप्शन डी की बात करें, अनुच्छेद 21 की बात करेंगे, तो अनुच्छेद 21 जो है वह जीवन की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। और यह किस में है, तो यह भाग 3 से संबंधित है। भाग 3 का संबंध अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। भाग 3 को हम लोग यूएसए से लिए हैं। भाग 3 को हम लोग संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्लियर। चलिए अगर हम बात करें अनुच्छेद 56 का, क्वेश्चन 56 का, तो क्या है इसमें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। देखिए भेदभाव से संबंधित है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो है आप डायरेक्ट तरीके से याद रखेंगे कि यह सामाजिक बुराइयों का भी अंत करता है। किसको अंत करता है, सामाजिक बुराइयों का अंत करता है। यहाँ पर समाज को अंदर जो विषमता है उसके लिए 5 आधार बताया गया है। 5 आधार में क्या क्या है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, ये और लिंग के आधार पर आप एक दूसरे से भिन्नता नहीं कर सकते। हाँ, आप ध्यान में रखेंगे कि इस 5 में भाषा शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। ये कभी कभी ऑप्शन में आपको पूछ लेता है आपसे, तो ये ध्यान में रखेंगे कि भाषा शब्द का उल्लेख नहीं है। और देखो अनुच्छेद किससे, हाँ, और देखिए अनुच्छेद 11 की बात करें तो अनुच्छेद जो 11 है यह नागरिकता से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, नागरिकता से रिलेटेड है। और नागरिकता संविधान के भाग 2 में आता है। किस में आता है, भाग 2 में। और भाग 2 की बात करें तो यह अनुच्छेद 5 से 11 तक आता है। अनुच्छेद 11 में बोला गया कि आपके नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाना है तो यह कौन बनाएगा, यह संसद बनाएगा। क्लियर। और अनुच्छेद 10 में बताया गया है कि आपके नागरिकता के संबंधित जो भी आपके अधिकार हैं वह सुरक्षित रहेंगे, यह अनुच्छेद 10 में है। और अनुच्छेद 9 में बोला गया कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लें, देखिए अगर मैं भारत का हूं पर अगर मान के चलो मैं अमेरिका का नागरिकता ग्रहण कर लूं तो भारत का नागरिकता मेरा स्वतः समाप्त हो जाएगा। यह अनुच्छेद 9 की बात करता है। अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 जो है वह किसकी बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। देखिए संविधान के भाग 3 में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। स्टार्टिंग में ये 7 मौलिक अधिकार था, पर 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार, किसका, संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था इसे हटा दिया गया और इसे 300A में भाग 12 में डाल दिया गया। आप इस बात को नोट कर लेना। तो आप कितने रहे, 6 रहे। 6 में देखो सबसे पहला है समता का अधिकार। समता का अधिकार तो ये समता या समानता का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार यह 19 से 22 तक आता है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में आएगा, जिसमें देखिए जबरदस्ती काम कराने वाला बात अनुच्छेद 23 में, और 14 साल से कम आयु के बच्चे को जोखिम भरे कार्य नहीं करवाना, ये अनुच्छेद 24 में वर्णित है। वहीं अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें, किसका, धार्मिक स्वतंत्रता की बात, तो यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में आता है। और अल्पसंख्यकों के लिए तो यह 29 और 30 है। और अनुच्छेद 31 हट गया है और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या बात कही है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा।
चलिए, और अनुच्छेद 13, देखो अनुच्छेद 13 के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि अनुच्छेद 13 में क्या है। तो देखो अनुच्छेद 12 में राज शब्द का परिभाषित किया गया है कि राज हम किसे कहेंगे। अनुच्छेद 12 में क्या बोला गया है, राज हम किसे कहेंगे। और अनुच्छेद 13 में बोला गया है कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर मान के चलो संसद है या राज है, अगर कोई वैसा नियम या कानून बनाए जो मौलिक अधिकार को हनन करता है या छोटा करता है, कम करता है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट उस नियम कानून को शून्य घोषित कर सकता है। तो यह अनुच्छेद 13 में वर्णित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए अगर अनुसूची की बात करें तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूची थी, पर आज के डेट में टोटल कितनी अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर हम बात करें, देखो स्टार्टिंग में पहले 8 अनुच्छेद था, अनुसूची था, तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था, 1951 में इसी के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन, और ये 1985 में जोड़ा गया। जो किससे रिलेटेड है, यह दल बदल से रिलेटेड है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। और अनुसूची 11 की बात करेंगे तो यह 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, और यह किससे रिलेटेड है, तो यह पंचायती राज से रिलेटेड है। और इसमें कुल कितने विषय हैं, तो आपको याद रखना है कि इसमें 29 विषय हैं। अनुच्छेद 12 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 12 ये 74वें संविधान संशोधन 1992 या कहीं कहीं आपको 1993 भी मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, 1992-93 दोनों सेम ही है। तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, और इसमें कुल 18 विषय हैं। और यह किससे रिलेटेड है, तो यह नगर पालिका से रिलेटेड है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का अगर हम सही जवाब की बात करें कि कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। 9वीं कब जोड़ी गई, 10वीं कब जोड़ी गई, 11वीं कब जोड़ी गई और 12वीं कब जोड़ी गई। उम्मीद करता हूं ये आपको पता चल गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 58। क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है। देखिए अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, तो छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। ठीक, ये किसके अंतर्गत आता है, समता या समानता के अधिकार के अंतर्गत, जो 14 से 18 में वर्णित है, इसके द्वारा अनुच्छेद 17 यानी अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अंत किया गया है। अनुच्छेद 16 किससे रिलेटेड है, अनुच्छेद 16 बोलता है रोजगार का समान अवसर, किसका, रोजगार का समान अवसर, यानी कि जो सरकारी जॉब है उसमें सभी को एक समान देखा जाएगा, यह अनुच्छेद 16 की बात करता है। अनुच्छेद 21 बहुत ही जरूरी है, यह जीवन की स्वतंत्रता से रिलेटेड है, तो यह अनुच्छेद 21 हो गया। आप अनुच्छेद 20 और 21 के बारे में याद रखेंगे कि जब देश में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लागू कर दिया जाए, तो उस केस में भी अनुच्छेद 21 को कभी भी बंद यानी कभी भी आपसे छीना नहीं जाएगा। अनुच्छेद 25 जो है वह धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर है कि आप किसी भी धर्म को निर्बाध रूप से आप मान सकते हैं। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 17। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 59। कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। देखो जम्मू कश्मीर, ये क्वेश्चन 2019 का है, तो उससे पहले क्वेश्चन बना होगा, तो जम्मू कश्मीर उसमें राज्य था, आज तो ये यूटी बन गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यह उस समय अनुच्छेद 370 जो था वह जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड था, और आज के डेट में अनुच्छेद 370 को भी हटा दिया गया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की, और इससे पहले एक और बात बता देता हूं, जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए या आपको इस तरह का मॉक वाले ग्रुप में ऐड होना है, आप मुझे मैसेज कर देना 9606429601, इस पे आप मैसेज करेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। देखिए मौलिक कर्तव्य का मतलब कि हम लोग को, देखो सबसे पहले अब जान लो कि मौलिक कर्तव्य है जो केवल नागरिक के लिए है, केवल और केवल किसके लिए है, नागरिक के लिए। देखिए एक होता है नागरिक और एक हो जाता है कौन सा, कि विदेशी लोग भी भारत में रहते हैं। ठीक, तो ये केवल और केवल नागरिक के लिए ही है। जैसे अगर हम मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार है वह नागरिक के लिए भी है और विदेशी के लिए भी है, पर उसमें भी केवल नागरिक को मिलने वाला अनुच्छेद कौन कौन सा हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 29 और 30 हो गया। ये जो अधिकार है केवल और केवल नागरिक को है, और
बाकी में कुछ किस्म है विदेशियों को भी प्राप्त है। पर ये जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य केवल और केवल नागरिकों के लिए है। मौलिक कर्तव्य को हम लोग रूस से अपनाए हैं, सोवियत संघ रूस से ये हम लोग अपनाए हैं। और इसे कब जोड़ा गया था, तो सबसे पहले इसे देखो मूल संविधान में अगर बात करेंगे तो मूल संविधान में ये नहीं था, मूल संविधान में था ही नहीं, यानी कि जीरो था। पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किसके सिफारिश पर, तो ये भी आप ध्यान में रखना, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर कब जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया। और जब जोड़ा गया था तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कितना कर्तव्य को जोड़ा गया, 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और वर्तमान में टोटल कितना है, तो वर्तमान में टोटल 11 है। अगर हम पूछे कि 11वां कब जोड़ा गया, तो 11वां जो है वह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। जो किससे रिलेटेड है, तो यह रिलेटेड है कि 14 साल से जो बच्चे हैं उसको प्राथमिक शिक्षा आपको देना है। और मौलिक कर्तव्य है तो याद रखना कि मौलिक कर्तव्य का लोग ये आपको बस बताया गया है कि हाँ आपको ये करना है। जैसे हम सभी भारतीय होने के कारण चलते राष्ट्रगान को हम लोग रिस्पेक्ट देंगे। हमारे जो लोग जो स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए, देश को आज़ादी में अपनी हिस्सेदारी दिए, उनको हमें सम्मान देना है। तो ये हमारा अपना कर्तव्य होना चाहिए। तो ये मौलिक कर्तव्य में ये आता है। और मौलिक कर्तव्य जो है यह भाग 4 के ए में आता है या 4 के क में आता है, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों के साथ जोड़ा गया था। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगर क्वेश्चन 61 की बात करें, खेल का विषय भारतीय संविधान के किस सूची में आता है। देखिए टोटल 3 प्रकार का सूची होता है। पहला सूची होता है संघ सूची, दूसरा सूची होता है राज्य सूची और तीसरा सूची होता है समवर्ती सूची। अगर हम संघ सूची की बात करेंगे तो इस पे नियम कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। और मान के चलो आपातकाल लागू हो या फिर संसद सत्र में ना हो तो इस पे राष्ट्रपति अपना कानून बनाएगा। वहीं अगर हम राज्य की बात करेंगे तो राज्य के केस में राज्य का विधायिका काम करेगी और या राज्यपाल इस पे कानून बनाएंगे। वहीं समवर्ती सूची की बात करेंगे तो समवर्ती सूची में संसद हो या फिर राज्य का विधायिका हो, यानी कि राज्य विधानसभा हो, राज्य विधानसभा हो, ये अपना कानून बनाएगी। पर मान के चलो कि एक ही विषय पर संघ सूची और समवर्ती संसद और विधानसभा दोनों कानून बनाए तो संसद का कानून ऊपर हो जाता है। साथ ही साथ कुछ अवशिष्ट विषय भी होते हैं जो इन तीनों सूची के बाहर है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। वहीं बात करें खेल का, तो खेल जो है वह राज्य सूची का विषय है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। तो देखो यहाँ पर अनुसूची का बात किया गया है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया टोटल 12 अनुसूची है, 8 तक तो पहले था। 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन द्वारा। अनुसूची 10 जो है वह दल बदल से रिलेटेड है, इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। वहीं अगर अनुसूची 11 और 12 की बात करें तो यह 73वां संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन या 1992 और यह भी 1992 में जोड़ा गया। इसमें टोटल 29 विषय थे और नगर पालिका में टोटल 18 विषय थे। तो इसका सही जवाब है पंचायती राज से रिलेटेड, यह कौन हो जाएगा, 11वीं अनुसूची। क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 63 की। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। तो वो धार्मिक स्वतंत्रता से अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक बात करता है। और यह कौन सा अधिकार है, तो यह अपना मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो यह भाग 3 में है। इसे हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं और यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है और यह इसे हम लोग यूएसए से ग्रहण किए हैं। देखो अगर अनुच्छेद 25 की बात करें तो अनुच्छेद 25 कहता है कि आप अपने धर्म को निर्बाध रूप से, माने बिना कोई शर्त के आप इसको पालन कर सकते हैं। देखो अनुच्छेद 25 के तहत ही जो आप लोग सिख भाइयों को देखे होंगे कि ये कृपान रखते हैं। कृपान कहने का मतलब छोटा वाला चाकू कमर के पास वो रखते हैं। तो ये किस अनुच्छेद के तहत उनको ये अधिकार है, अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 26 के तहत है कि हाँ आप अपने धर्म के लिए धार्मिक सभा कर सकते हैं, अपने धर्म के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, मंदिर मस्जिद बना सकते हैं। अगर हम अनुच्छेद 27 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 27 कहता है कि धर्म के नाम पर कोई चंदा या फिर धार्मिक टैक्स आपको देने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता, चाहे वह व्यक्ति हो या राज्य हो, आपको बाध्य नहीं कर सकता। यह अनुच्छेद 27 में है। और अनुच्छेद 28